नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रज्वल रेवन्ना, जो कि राजनयिक पासपोर्ट के सहारे कथित यौन शोषण का आरोप लगने के बाद जर्मनी भाग गए। अब ऐसे में उनके खिलाफ एक नोटिस जारी की गई है। उस नोटिस को ब्लू कॉर्नर नोटिस के रूप में जाना जा रहा है। तो दरअसल ब्लू कॉर्नर नोटिस के ऊपर ही आज का हमारा यह संदर्भ केंद्रित होगा। हम समझेंगे कि ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, कौन इसको जारी करता है, साथ ही इसको जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके विभिन्न पक्षों को आज समझेंगे आज के इस संदर्भ में। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। क्या है प्रज्वल रेवन्ना को जारी ब्लू कॉर्नर नोटिस? इसको किन बिंदुओं के अंतर्गत हम समझेंगे, सबसे पहले उन बिंदुओं को देख लें। खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कौन जारी करता है इस नोटिस को। साथ में कलर कोटेड नोटिस होते हैं, कुछ अन्य नोटिस होते हैं इसी प्रकार के जो कि जारी किए जाते हैं, उनको भी हम समझेंगे। क्या है ब्लू कॉर्नर नोटिस जो फिलहाल इस संदर्भ में जारी किया गया है, उसको समझेंगे थोड़ा विस्तार से। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात खबर की करेंगे। खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है। व्हाट अ ब्लू कॉर्नर नोटिस विल मीन फॉर प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना के केस में जो ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की गई है उसका मतलब क्या है, इसी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ये जारी की गई है नोटिस, इसलिए ये चर्चा में है। दरअसल ये एक बार और चर्चा में आया था मामला, आपको याद होगा 2020 में। एक स्वामी थे, स्वामी नित्यानंद, उनके मामले में भी जब कथित दुराचार के आरोप में वो देश छोड़कर भाग गए थे, एक नए देश को बसाए थे, एक द्वीप कैलासा द्वीप पर एक नए देश का निर्माण ही वो कर रहे थे। तो ऐसे में उनके खिलाफ भी ब्लू कॉर्नर नोटिस को जारी किया गया था। तो एक बार फिर से यह चर्चा में आया है प्रज्वल रेवन्ना के मामले में, और 2020 में एक बार और यह चर्चा में था। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो दरअसल कौन जारी करता है, सबसे पहले सवाल यह है। तो आपको पता है कि इंटरपोल एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिसिंग की एक व्यवस्था की गई है। वैश्विक पुलिस संचार का एक नेटवर्क बनाया गया है। अब भारत में कोई भी अगर अपराध होता है तो उसको हमारे देश की पुलिस पकड़ती है, लेकिन अगर यही अपराध कोई भारत में करके भारत से बाहर चला जाए तो इसके लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक पुलिस मंच जो बनाया गया है, उस संस्थान को हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, इसकी सहायता लेनी पड़ती है। और इसमें कुछ सदस्य देश हैं इस पूरे के पूरे संगठन में। उन सदस्य देशों का एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क के माध्यम से, इनके सहायता से उन अपराधियों को पकड़ने की और अपराध पर कंट्रोल करने की एक विधि, एक व्यवस्था बनाई गई है। बात इंटरपोल की करेंगे तो इंटरपोल 1923 में स्टैब्लिश हुआ था, और जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो इसका नाम इंटरपोल नहीं था। उस समय यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग आईसीपीसी के नाम से जाना जाता था, अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम इंटरपोल पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ये 1956 में इस नाम से जाना जाने लगा। 1956 से इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाने लगा, अर्थात वर्तमान में जो नाम इंटरपोल आप देखते हैं ये 1956 से हुआ। इसमें कुछ सदस्य हैं, उन सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती है। कभी 194 थे, वर्तमान में 196 हैं। चूंकि 196 देश हैं तो 196 देश काफी बड़ी संख्या है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन भी इसको कहा जा सकता है। कार्य क्या है? कार्य पर अगर नजर डालें तो जो अपराध हैं और अपराधियों पर एक डेटा बेस बनाना है, अर्थात डेटा को शेयर करने के लिए एक ऐसा मंच बनाना है कि अगर ये अपराधी अपराध करके इन संगठन के सदस्य देशों में कहीं भी हैं तो उनके संबंध में सभी देश एक मंच पर डेटा अपना साझा करें, जिसके माध्यम से इन अपराधियों को पकड़ के अपराध को कंट्रोल किया जा सके। तकनीकी और परिचालन की सहायता भी इन देशों के द्वारा एक दूसरे को उपलब्ध कराई जाए ताकि इन अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। इसीलिए ये इसका कार्य है मुख्य रूप से। मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय की बात करेंगे तो फ्रांस का लियोन शहर है, वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। वो कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आपकी जिज्ञासा का भी परीक्षण होता रहे। अब देखिए, ये ऐसा संगठन है, इस संगठन का सदस्य भारत कब बना? तो भारत 1949 में इस संगठन का सदस्य बन गया। 1949 से ही भारत इंटरपोल का एक सदस्य है। अब देखिए नियम क्या है। नियम यह है कि प्रत्येक सदस्य अपनी एक पुलिसिंग एजेंसी को एनसीबी नामित करेगा। एनसीबी क्या होता है? तो नेशनल क्रिमिनल ब्यूरो, अर्थात राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में अपने देश की एक एजेंसी को नामित करेगा हर देश। इसके संगठन में जुड़े हुए जितने भी इंटरपोल के सदस्य देश हैं 196, वो अपने यहां पर
जो भी उनकी पुलिस एजेंसी है उसमें से किसी एक पुलिस एजेंसी को जिसको सबसे सुटेबल समझते हैं वो एनसीबी नामित करेंगे, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में उसको नॉमिनेट करेंगे। अब वही एजेंसी जो होगी वो एक तरह से सेतु का काम करेगी, इंटरपोल और उस देश के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा उसी एजेंसी के माध्यम से होगा। जो कानून प्रवर्तन का तंत्र होगा अन्य देशों और इंटरपोल के तंत्र से यही कनेक्ट करने का काम करेगी एजेंसी। जैसे भारत में इस एजेंसी की भूमिका कौन निभा रहा है फिलहाल, तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये एनसीबी की भूमिका को निभाया जा रहा है। इंटरपोल के साथ जब कनेक्ट करने की बात आएगी तो सीबीआई करेगी। हाल में रेवन्ना केस में आपने देखा होगा कि जब एक एसआईटी का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, तो वो सीबीआई से अनुरोध करेगी, तो सीबीआई ने फिर इंटरपोल से कम्युनिकेशन किया और इंटरपोल से आग्रह किया गया कि जो अभी फिलहाल नोटिस जारी की गई है इंटरपोल को ही वो नोटिस जारी करने का अधिकार है। तो सीबीआई ने इंटरपोल से कहा, फिर इंटरपोल के द्वारा ये नोटिस जारी की गई। बेसिकली इसी वजह से इस चीज को समझना पहले आवश्यक था। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ ऑपरेशन इंटरपोल की सहायता से भारत और इंटरपोल दोनों एजेंसियां मिलकर, भारत की एजेंसी और इंटरपोल की सहायता से कुछ ऑपरेशंस भी चलाए गए जो कि सफल भी रहे, जिसमें ऑपरेशन मेघ चक्र का नाम आता है, बाल यौन शोषण के खिलाफ ये चलाया गया था। और ऑपरेशन गरुड़ जो है ड्रग प्रयोग को लेकर सीबीआई का ऑपरेशन था, ये पूर्व में संचालित किए जा चुके हैं। अब देखिए ये जो इंटरपोल है, इस इंटरपोल के द्वारा कुछ कलर कोटेड नोटिस जारी किए जाते हैं। कलर कोटेड नोटिस का मतलब है कुछ अलग अलग प्रकार के नोटिस होते हैं जो अलग अलग रंग के नाम से जाने जाते हैं और उनके विभिन्न अलग अलग प्रकार हैं। इन्हीं अलग अलग रंगों को, कलर कोटेड नोटिसों को हम वर्गवार देखेंगे। इन्हीं में एक नोटिस वही है जो फिलहाल रेवन्ना जी को, प्रज्वल रेवन्ना के केस में वो नोटिस जारी की गई है। तो दरअसल हम अन्य नोटिसों को पहले देखें, फिर हम वर्तमान में जो नोटिस जारी की गई उसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। बात करेंगे इंटरपोल द्वारा मुख्यतः अगर देखें तो 7 प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं। एक अन्य प्रकार है वो कलर से संबंधित नहीं है, इसलिए उसको अलग रखेंगे। 7 प्रकार के नोटिसों पर अगर नजर डालें तो जैसे एक रेड नोटिस होती है। रेड नोटिस में क्या होता है, कोई भी अगर व्यक्ति संदिग्ध है, उसके ऊपर सस्पेक्ट है, तो उसको ट्रैक करने के लिए, अगर वो कहीं चला गया तो उसको गिरफ्तारी कैसे हो, तो उसको ट्रैक किया जाएगा। इसके लिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अनुमति ये नोटिस देता है जिससे कि प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा सके। भारत में मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया और क्राइम करने के बाद वो किसी अन्य देश में चला गया, मान लीजिए फ्रांस में ही चला गया, तो फ्रांस और भारत की जो एजेंसियां हैं ये मिलके उसको ट्रैक करने का, या एजेंसियां पूरे विश्व की एजेंसियां मिलकर इसको ट्रैक करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कौन सी नोटिस जारी की जाएगी किसी भी संदिग्ध को ट्रैक करने के लिए, तो रेड नोटिस जारी की जाएगी। और रेड नोटिस अगर इंटरपोल जारी करता है तो उसके लिए ये सारी एजेंसियां मिलकर काम करने लगेगी। इसके बाद एक होता है येलो नोटिस। येलो नोटिस कब जारी किया जाता है, जब कोई व्यक्ति लापता हो जाता है, गुमशुदा हो जाता है, लेकिन उसको, वो या तो नाबालिग है अर्थात बहुत कम उम्र का है, और या तो वो विक्षिप्त है अर्थात ऐसी अवस्था में है कि वो खुद की पहचान ही अपनी नहीं कर सकता है। तो ऐसी दशा में येलो नोटिस जारी किया जाता है, जो कि व्यक्ति स्वयं को ही या तो पहचानने में असमर्थ है या तो वो नाबालिग है, तो इसके लिए इंटरपोल येलो नोटिस जारी करता है। एक ब्लैक नोटिस होता है, यह कि अज्ञात शवों के लिए जारी किया जाता है। अज्ञात शव का मतलब कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसी डेड बॉडी जो कि पहचान में नहीं आ रही है, अगर किसी विशेष देश में वो पाई जा रही है और उस देश में उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी ये नोटिस जारी किया जा सकता है आग्रह करने के बाद इंटरपोल के द्वारा कि आखिर ये किस देश का। सपोज दैट अगर कोई अंग्रेज, देखने में ही अंग्रेज है और भारत में उसकी डेड बॉडी पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि भारत का मूल निवासी तो वो नहीं प्रतीत होता है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है अगर, तो ऐसी दिशा में प्रथम दृष्टया ही वो शक के अंदेशे में आता है और भारत सरकार इंटरपोल से आग्रह करेगी और उसके लिए इस प्रकार का ब्लैक नोटिस जारी किया जाएगा और फिर उसकी शिनाख्त की जा सकेगी विभिन्न देशों के इस संगठन के माध्यम से। ग्रीन नोटिस क्या होता है, तो ग्रीन नोटिस किसी ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए कि वो उससे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरा है। अगर किसी व्यक्ति से यह लगता है कि कोई संभावित खतरा है सार्वजनिक सुरक्षा को लेके, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति से बचने के लिए एक चेतावनी के तौर पे ग्रीन नोटिस को जारी किया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है ऑरेंज नोटिस। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, कोई घटना, कोई वस्तु या कोई प्रक्रिया सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरा मानकर चेतावनी देने के लिए ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। अर्थात सार्वजनिक सुरक्षा से ही जुड़ा यह भी मामला है, किसी व्यक्ति, घटना, वस्तु या प्रक्रिया किसी भी संदर्भ में यह जारी की जा सकती है। इसी तरह से एक पर्पल नोटिस होता है। पर्पल नोटिस क्या है, तो अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले
किसी भी स्थान, कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी वस्तु या उपकरण है, उनके छिपने की जगह है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए पर्पल नोटिस जारी किया जाएगा। अर्थात कोई भी अपराधी है, अगर वो अपराध करके किन्हीं भी देशों में जाता है तो उनके स्थान के बारे में जानकारी पता करनी हो, उनकी जो गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी पता करनी हो, उनसे रिलेटेड कोई उपकरण है उसके विषय में जानकारी लेनी हो, उनके छिपने के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो ऐसी जानकारियों के लिए पर्पल नोटिस जारी किया जाता है। इस प्रकार अगर अगले नोटिस की बात करें तो एक ब्लू नोटिस होता है जो वर्तमान केस में जारी किया गया है। ये 7 नोटिस हैं जिनको कलर कोटेड नोटिस के रूप में जाना जाता है, जो कि इंटरपोल जारी करता है। इसके अलावा एक अन्य नोटिस है जो कि इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस के नाम से जाना जाता है। ये नोटिस उन समूहों और व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो बेसिकली यूएनएससी प्रतिबंधों के अधीन है, अर्थात यूएनएससी के जो प्रतिबंध है उनके अंतर्गत आने वाले जो हैं उनके लिए ये है। बहरहाल आज हम जो बात कर रहे हैं तो ये इंटरपोल के द्वारा जारी जो 7 कलर कोटेड नोटिस हैं उन्हीं में से एक नोटिस है ब्लू नोटिस, जो कि जारी किया गया है प्रज्वल रेवन्ना के लिए। अब क्या है ब्लू नोटिस, इसको हम जरा सा देख लेते हैं। तो ब्लू कॉर्नर नोटिस की बात अगर हम करें तो दरअसल इंटरनोट के जो रंग कोटित नोटिस हैं उन्हीं में से एक प्रकार ये भी है, और इसको दुनिया भर में जो वांछित व्यक्ति हैं या जो वांछित अपराधी हैं उनके संदर्भ में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है। किसी भी इस प्रकार के अपराधी के बारे में अगर हमको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो ये नोटिस जारी किया जाता है। ये एक अलर्ट के रूप में हो सकता है या अनुरोध साझा करने के लिए हो सकता है, अर्थात उसके संबंध में जानकारी साझा करने के लिए एक रिक्वेस्ट के रूप में हो सकता है। अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान के लिए उसका स्थान, उसकी गतिविधियों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी कैसे प्राप्त हो उसके लिए ये ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। तो बहरहाल ब्लू नोटिस को आप जब देखेंगे तो इसको बी सीरीज नोटिस भी कहा जाता है या इसको जांच नोटिस के रूप में भी जाना जाता है। किसी की भी पहचान को सत्यापित करना, आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण प्राप्त करना हो, या लापता या अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है या सामान्य आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए दोषी है, इस बात का भी पता इससे लगाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इसका पता लगने के साथ ही अगर कोई अपराधी मान लीजिए भारत में अपराध करके किसी अन्य देश में चला गया, जैसे प्रज्वल रेवन्ना केस में आप देख रहे हैं वो जर्मनी में है, तो जब हम इंटरपोल से आग्रह करेंगे, भारत की सरकार आग्रह करेगी, तो उसके बाद इंटरपोल के द्वारा जब ब्लू नोटिस जारी किया जाएगा तो ऐसे में अब उनके बारे में जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो मिलेगी। ये पता लग पाएगा कि क्या वो अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर भी इन्होंने इस प्रकार का अपराध किया हो, या सामान्य आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिए ही वो दोषी हैं, इस बात की जानकारी होगी। साथ ही उनके प्रत्यर्पण के लिए भी अनुरोध किया जा सकेगा जर्मनी से, क्योंकि अब दूसरे देश में जाके हमारी एजेंसी तभी काम कर पाएगी जब इस प्रकार की नोटिस जारी होगी। तो इस प्रकार की नोटिस जारी होने के बाद, अर्थात ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद, अब उनके प्रत्यर्पण के लिए उनके अपराधों के विषय में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो सकेगी और प्रत्यर्पण की कार्यवाही भी हो सकेगी। तो ये आज का ये पूरा मामला था ब्लू कॉर्नर नोटिस से संबंधित। इससे पहले कि हम अपनी अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की ओर चले, आपको बता दें कि इंदौर शाखा में ISGS फाउंडेशन कोर्स का जो पहला बैच है, ऑफलाइन बैच है हिंदी माध्यम का, वो आज से यानी 6 मई से सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ हो चुका है, और अंग्रेजी माध्यम का बैच 9 मई को शाम 6:30 बजे से ये भी प्रारंभ हो रहा है। इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी है, और हमें उम्मीद नहीं विश्वास है आप इसका सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। प्रश्न है, इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1920, 21, 22 या 23? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।